नमस्कार। आज है 19 मार्च और वक्त है अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स जानने का। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 21वां दिन है। युद्ध के 21 दिनों में वैश्विक ऊर्जा सप्लाई, शिपिंग रूट्स और ईंधन बाजार पर भारी दबाव देखा जा रहा है। उधर मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के साथ पार्स गैस फील्ड से जुड़े प्रोसेसिंग प्लांट पर हमला इजराइल ने अकेले किया था और इसमें अमेरिका शामिल नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ने गुरुवार देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से ऐसे हमलों को फिलहाल रोकने के लिए कहा है और इजराइल इस पर अमल कर रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप ने हमसे भविष्य में ऐसे हमले रोकने को कहा और हम फिलहाल रोके हुए हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे के दौरान 5 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से फोन पर बात की। पीएम ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि उन्होंने फोन पर बातचीत के दौरान क्षेत्र में तनाव कम करने, बातचीत बढ़ाने और शांति बहाली की जरूरत पर जोर दिया। पीएम के मुताबिक उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और जॉर्डन के राजा किंग अब्दुल्ला से बातचीत की। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने बताया कि पीएम ने कुवैत के क्राउन प्रिंस से भी बात की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग के बीच ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि उसने अमेरिकी F-35 फाइटर जेट पर हमला कर उसे नुकसान पहुंचाया। IRGC ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है जिसमें जेट को निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है। बता दें, F-35 दुनिया के सबसे एडवांस लड़ाकू विमानों में गिना जाता है और इसकी कीमत $100 मिलियन से ज्यादा होती है। चीन ने अपने घरेलू बाजार को सुरक्षित रखने के लिए फर्टिलाइजर के एक्सपोर्ट पर रोक लगानी शुरू कर दी है। राइटर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक इससे पहले ही ईरान युद्ध के कारण वैश्विक बाजार पर और दबाव बढ़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च में बीजिंग ने नाइट्रोजन, पोटेशियम मिश्रित खाद और कुछ फास्फेट वाले उर्वरकों यानी फर्टिलाइजर्स के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। राइटर्स के मुताबिक पहले से मौजूद प्रतिबंधों और यूरिया पर लगाए गए कोटा के साथ अब चीन से सिर्फ कुछ ही तरह के खाद, खासकर अमोनियम सल्फेट का एक्सपोर्ट हो पा रहा है। इसका मतलब है कि पिछले साल चीन जितना खाद एक्सपोर्ट करता था उसका लगभग आधा से लेकर 3/4 हिस्सा प्रतिबंधित हो गया है। ये करीब 40 मिलियन मीट्रिक टन हो सकता है। इसके असर की बात करें तो भारत अपनी जरूरत की लगभग 177 लाख मीट्रिक टन फर्टिलाइजर आयात करता है। इसका एक बड़ा हिस्सा चीन से भी आता है। चीन अगर फर्टिलाइजर के निर्यात पर रोक लगाता है तो ये भारत के लिए चिंता की बात है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO ने कहा है कि वो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण मिडिल ईस्ट में फंसे करीब 20,000 नाविकों को निकालने के लिए देशों के साथ बातचीत शुरू करेगा। IMO के महासचिव ने गुरुवार को 3 दिन चली विशेष बैठक के बाद कहा कि वे तुरंत बातचीत शुरू करने के लिए तैयार हैं ताकि एक मानवीय कॉरिडोर बनाया जा सके और फंसे हुए जहाजों और नाविकों को सुरक्षित निकाला जा सके। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि बातचीत कब से शुरू होगी और ये भी साफ नहीं है कि ईरान इस योजना में सहयोग करेगा या नहीं, क्योंकि अहम जल मार्ग पर उसका कंट्रोल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिडिल ईस्ट संकट के बीच अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने तेल की कीमतें नियंत्रित करने के लिए बड़ा संकेत दिया है। दावा है कि वाशिंगटन जल्द ही समुद्र में फंसे 14 करोड़ बैरल ईरानी तेल पर पाबंदियां हटा सकता है। फॉक्स बिजनेस से बातचीत में बेसेंट ने कहा कि इस कदम से बाजार में तेल की सप्लाई बढ़ेगी और कीमतों को कम रखने में हेल्प मिलेगी। अमेरिका का मानना है कि उसके पास बाजार को कंट्रोल करने के कई और भी पुख्ता तरीके मौजूद हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे भी हम इस जंग से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए द सूत्र। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।